नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को तो दोस्तों जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर का उपयोग किया गया हो। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण से समझ। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कुछ इस तरह से है। किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो मान लेते हैं कि वह संख्या या चर राशि x है। ठीक है, अब x में क्या बोल रहा है, किसी संख्या के दुगने, यानी हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इस तरह से ये इसका दुगना हो जाएगा और उसमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 17। तो इस तरह से हम इसके दुगने में 5 जोड़ देंगे तो 17 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x धन 5 बराबर 17। इस उदाहरण को बताने का मेरा कारण ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही चर का उपयोग हुआ है। चर राशि यानी वही राशि जिसका मान जो है कम ज्यादा हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, एक चर राशि है, 5 जो है वो अचर राशि, आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर किसी समीकरण में केवल एक ही चर राशि का उपयोग किया जाता है तो उसको हम एक चर वाले समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर किसी समीकरण में 2 चर राशियों का उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए 2x धन 5 के जगह में 5y है, मान लीजिए 2x धन 5y बराबर 17। इस तरह से अगर हमको समीकरण दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं कि एक तरह का चर x है, दूसरी तरह का चर y है। तो यहाँ पर 2 चर होने की वजह से हम इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण ना कह के 2 चर वाले समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यही बेसिक अंतर है इस तरह के एक चर और 2 चर वाले समीकरणों में। ठीक है, तो हमें फिलहाल अभी एक चर वाली राशियां ही देखनी है। अब हम बात करते हैं इसमें समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक उदाहरण लिया और मैंने ये समीकरण निकाला, यही इसका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। ये मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है और इसको हमको एक चर वाला समीकरण बनाना है। तो एक चर वाला समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चर राशि x लेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि इसमें 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, तो 2x धन 5 बराबर 17। ठीक है, ये दूसरा जो उदाहरण था ये मैंने 2 चर राशियों को बताने के लिए दिया था, तो ये उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, हमारा जो उदाहरण है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर समीकरण बनाने के लिए बोलता है आपको, तो आप इस तरह से एक चर राशि लेकर के उससे संबंधित जो भी हमको गतिविधि करने को बोलता है, जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने वाली गतिविधि, तो इस तरह से हम उसके समीकरण बना सकते हैं। समीकरण बनाते समय हमको एक चीज का ध्यान देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है बायां पक्ष और बराबर के चिन्ह के ना दायां साइड में होता है दायां पक्ष। इस तरह से, और दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस तरह से। और दोनों पक्ष जो है वो बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कुछ भी करते हैं तो वही काम हमको राइट हैंड साइड में भी करना होता है। अगर हमको यहाँ पर जो समीकरण दिया है, जैसे 2x धन 5 बराबर 17,
तो इसमें बायां पक्ष जो है वो 2x धन 5 है और दायां पक्ष जो है वो 17 है। अब अगर हमको इसमें बाएं पक्ष में 2 घटाना है, मान लीजिए यहाँ पर -2 करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 17 जो दाएं पक्ष में है उसमें भी -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया हमको समीकरण क्या प्राप्त होगा, 2x, अब 5 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, धन 3 आ जाएगा, बराबर अब 17 में से भी 2 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक पक्ष में हम घटाते हैं तो दूसरे पक्ष में भी घटाना पड़ेगा, जोड़ते हैं तो दूसरे पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, गुणा करते हैं तो दूसरे पक्ष में भी गुणा करना होगा। तो इस तरह से जो भी काम हम एक पक्ष में करते हैं वही काम हमको दूसरे पक्ष में भी करना पड़ता है। तो ये समीकरण का गुणधर्म है। इस रूल को फॉलो करके ही आपका जो गणित का प्रश्न है वो सही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। चलिए तो हम एक समीकरण को हल करके देखते हैं। सामान्यतः एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमको इसी तरह से समीकरण दिया होता है या फिर कोई प्रश्न दिया होगा जिसका समीकरण बना करके हमको उसको हल करना होता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को पहले हल करते हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट को हम प्रश्न के रूप में ले करके उसको हल करके देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं एक समीकरण हमको दिया हुआ है, m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3। इसको हमको हल करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देख सकते हैं बीच में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमको एक पक्ष दिख रहा है जिसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर चिन्ह के राइट साइड में दायां पक्ष है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी समीकरण दिया है और उसको हल करने के लिए बोलता है तो समीकरण को हल करने का 3 तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यानी ये जो मान दिया है उसको हम हल करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आए, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि राइट हैंड साइड जो हमको दिया हुआ है उसको हल करें और इसके बराबर ले आए। और एक तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ इसको हल करें और कुछ इसको हल करके बीच में जो भी स्टेटमेंट है वो दोनों का बराबर हम लेकर के आ जाएं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कई तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सामान्यतः इसको एक साइड से हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। यहाँ पर हमको m का कोई भी एक मान प्राप्त होगा, तो चलिए वो मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेना है, ठीक है। हम चाहें तो सभी को एक साइड में ला सकते हैं, m वाले जितने भी पद हैं। तो यहाँ पर m ऋण 2/3 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, m ऋण 1/2, और इसको इधर ले आएंगे तो ये जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा, m ऋण 2/3 बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हर में 2 और 3 है, और 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर m/1 यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हर में 1 है और यहाँ पर 6 है। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 1 का 6 भागित 1 करते हैं तो 6 भागित 1 कितना आएगा, 6 ही आएगा, और 6 से हम m को गुणा करेंगे तो 6m आ जाएगा, इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है। अब यहाँ पर हर में 2 है और यहाँ पर 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से m ऋण 1 को गुणा करेंगे तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, m ऋण 1, ठीक है, धन। अब यहाँ पर 3 है तो 3 कर देंगे इसको 6 बनाने के लिए। अब 6/3 का उत्तर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी 2 से हम क्या करेंगे, m ऋण 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा m ऋण 2 बराबर 1, ठीक है। बाकी सब का बटा में यहाँ पर आ जाएगा, लघुत्तम जो हम निकाले हैं 6 वो आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं, 6m ऋण, अब 3 का अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो 3 का m से गुणा करने पर 3m आ जाएगा, और यहाँ पर ऋण का ऋण से गुणा करेंगे तो ये धन आ जाएगा, ठीक है। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 धन
2 का m से गुणा करेंगे तो 2m आ जाएगा, ऋण 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा और बटे 6 बराबर 1। ठीक है, अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 6 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, इधर 6 का भाग हो रहा था, पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 6 का पक्षांतर करने पर इस तरह से पक्षांतर कर देते हैं तो 6m ऋण 3m धन 3 धन 2m ऋण 4 बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणा 6। ठीक है, इधर जाकर के 1 गुणा हो जाएगा और 1 से 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको और आगे हल करते हैं। यहाँ पर m जितने भी हैं उन सबको या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे चिन्ह के अनुसार। तो 6m जो है और ऋण 3m। ठीक है, तो 6m में से 3m को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3m आ जाएगा, 3m धन 2m तो ये आ जाएगा 5m आ गया। अब यहाँ पर धन 3 ऋण 4, 3 में से ऋण 4 को घटाएंगे तो ऋण 1 आ जाएगा बराबर 6 और इसको हल करेंगे 5m। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ऋण 1 को इधर पक्षांतर करेंगे, ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे तो राइट साइड में जाकर के ये धन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5m बराबर 6 धन 1 आ जाएगा और आगे इधर हल करते हैं इसको। 5m बराबर आ जाएगा 6 और 1 आ जाएगा 7 और m बराबर अगर निकालते हैं तो m बराबर आ जाएगा, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ 5 का m से गुणा हो रहा था, इधर आकर के भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 7/5 इस तरह से हमको आंसर इसका मिलेगा, यानी m का मान हमको 7/5 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रश्न लिया हुआ है जो आयु से संबंधित है। चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें बोला है कि विमला और सरिता की आयु 7:5 का अनुपात है दोनों की आयु में। 4 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात जो है वो 4:3 हो जाता है, तो इनकी आयु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनकी अलग अलग आयु मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 7:5 दिया है वो इनकी वर्तमान आयु है, तो मान लेते हैं माना वर्तमान आयु। इसमें x का गुणा कर देते हैं तो ये 7x मान लेते हैं विमला की आयु, ये विमला की है, और 5x जो है वो सरिता की है। ठीक है, माना वर्तमान आयु 5x और 7x है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक बात सोचना है कि अगला स्टेटमेंट बोलता है 4 वर्ष बाद, तो आप बताइए कि 4 वर्ष के बाद में इनकी आयु बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उम्र बढ़ते जाएगी। 4 साल पहले बोलता तो उम्र कम होते जाता, 4 वर्ष बाद बोल रहे हैं मतलब उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 7x में हमको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 4 साल बाद बोल रहा है तो, और यहाँ पर अनुपात दिया है तो हम बटे लेकर के चलेंगे। ठीक है, और 5x यहाँ पर सरिता की आयु है और 5x का 4 साल बाद जो आयु होगा वो हो जाएगा 5x धन 4, और इसका मान हमको कितना दिया है, 4:3 या 4/3 इस तरह से। अब हमको इसको हल करना है। इसको हल करने पर यहाँ पर जो चर राशि x है उसका कोई मान प्राप्त होगा और उससे हम जो भी यहाँ पर आयु है दोनों की उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं तिर्यक गुणा करने पर इस तरह से तिर्यक गुणा करते हैं 3 का गुणा करेंगे 7x धन 4 से, बराबर आ जाएगा 4 गुणा 5x धन 4 इस तरह से। 3 सत्ते 21x आ जाएगा, 21x धन 3 चौक 12 बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20x धन 4 चौक 16। ठीक है, अब
यहाँ पर x को एक तरफ ले जाते हैं तो 20x का लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे तो 21x ऋण 20x आ जाएगा। और यहाँ पर जो चर राशि है उसका राइट हैंड साइड में पक्षांतर करते हैं तो 12 का यहाँ पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा तो 16 ऋण 12। ठीक है, तो यहाँ पर 21 में से 20 घटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर आ जाएगा 16 ऋण 12 कितना आएगा 4 आएगा। x का मान 4 है। अब यहाँ पर वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान आयु हम जान रहे हैं 7x और 5x है। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, विमला की आयु आ जाएगी, विमला की आयु ये आ जाएगी, दिया है 7x यानी 7 गुणा 4 यानी 28। इसी तरह से सरिता की आयु दिया है 5x यानी 5 गुणा 4 बराबर 5 20। ठीक है, तो इस तरह से 28 और 20 जो है इनकी आयु हो जाएगी। हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं। तो 28 की का 4 साल बाद आयु कितना हो जाएगा, तो 28 धन 4 हो जाएगा 32। इसी तरह से 20 का 4 साल बाद जो उम्र है वो हो जाएगा 24। ठीक है, अब 8 या 24, 8 चौक 32 है ना, तो 4:3 यहाँ पर आ रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक और प्रश्न लिया है, इसको हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणज क्या होते हैं, जैसे 5 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो जो भी आंसर मिलता है वो उसका गुणज कहलाता है। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको गुणज प्राप्त होते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये सब क्या है 5 के गुणज हैं। तो इसमें बोला गया है कि 3 क्रमागत गुणज इनका योगफल कितना है 555 है। तो मान लेते हैं माना 3 क्रमागत गुणज क्रमशः x धन 5 x धन 10 है। माना 3 क्रमागत गुणज क्रमशः x धन 5 और x धन 10 है। यहाँ पर पहला गुणज जो भी होगा अगला गुणज जो है उससे 5 एक्स्ट्रा होगा और उससे अगला गुणज उससे 10 एक्स्ट्रा होगा, यानी 10 अधिक होगा। तो इसलिए हम लोगों ने x धन 5 और x धन 10 लिया है। अब इन तीनों का योगफल दिया है 555, तो तीनों को जोड़ देंगे, x धन 5 धन x धन 10 बराबर 555। ठीक है, अब यहाँ पर x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x 3 है तो 3x हो जाएगा, धन यहाँ पर 5 और 10 आ जाएगा 15 बराबर 555। ठीक है, 3x बराबर यहाँ पर 15 को पक्षांतर कर देते हैं राइट हैंड साइड में तो 555 ऋण 15। ठीक है, 555 से 15 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 0 4 5 540 आ गया। ये 3x का मान है तो x बराबर आ जाएगा 540 बटे 3। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 3 शून्य 0। ठीक है, x का मान है 180। ठीक है, x का मान 180 है तो इसका मान अगला जो गुणज है वो हो जाएगा 185 और आ जाएगा 190। ठीक है, अब तीनों को जोड़ करके हम देखते हैं कि इन तीनों का जो योगफल है वो 555 आता है कि नहीं। तो 180, 185 और 190 ये आ गया 5, 8 8 16, 16 और 9 आ जाएगा 25 की 5 2 हासिल, 3 और 2 5। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सही आया है।
तो इस तरह से हम इन सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आप जो कुछ भी सीखे हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उनमें इसी तरह से हम जो भी टर्म है उनको ले करके आगे हल करेंगे, और जैसे जैसे आप इनको हल करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से बनते जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को अगर समझने में दिक्कत आ रही होगी तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं उसका निराकरण कर सकूं। अगर आपको लगता है कि इसके प्रश्नों से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।